रोल है। राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे और अपने बच्चों को पालने का कार्य करेंगे और अपनी सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन 3 महीने हो गए, मार्च और आज अप्रैल का महीना है, कड़कती धूप में हम यहाँ खड़े हैं तो हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो सरकार को बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम देश के युवा हैं, शिक्षक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। हम सरकार को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से संघर्ष के बाद हमें जो चयन लिस्ट आई 6800 की, हमें नियुक्ति भी मिलेगी और जो हमारा संघर्ष रहा उसका फल जो मिला वो पूर्णतः मिलेगा, क्योंकि अधूरा न्याय अन्याय के बराबर होता है। अभी चयन लिस्ट आई है तो ये अधूरा न्याय ही है, यह न्याय तब पूरा होगा जब हमारे चयन हो जाएगा। बात पिछड़े वर्ग के लोगों को कौन प्रताड़ित करता है आपके हिसाब से? प्रताड़ित कोई किसी को करे, हम तो कह रहे हैं ना, हम भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, कह तो रहे हैं हम SC से भी हैं। हाँ, हमको कोई प्रताड़ित करे। देखिए यहाँ इंसान ये है ना कि जिसका जैसा मुंह वैसा जूता, क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं है ना झुकना। आज होता हम लोग तो भगवा पहन के घूमते, चाटू काटना। हमारा बच्चा भी कभी अगर जब वो भी बड़ा होगा तो कभी किसी के खिलाफ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने ये किए, तो हमारे बाप दादा ऐसे नहीं किए। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बगावत किए हैं, लड़े हैं। और स्थिति ये है कि मैं अगर ये जान रहा हूँ कि हमारे भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, अगर उसके लिए मैं न लड़ता तो अपने जीवन भर अपने आप को कोसता। इस वक्त लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं धूप किस तरीके से है। और इस तड़पती धूप में लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि जब बाहर निकलेंगे तो धूप लगेगी, जब धूप लगेगी तो लोग बीमार हो जाएंगे। और अगर बाहर भी निकलते हैं तो धूप लगने की वजह से हो सकता है कि उनको अपने गला को गीला करने के लिए नींबू पानी पीना पड़ेगा। नींबू जो है वो 300 रुपये किलो है, तो कहाँ से लोग अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन हम लखनऊ के इको गार्डन में इसलिए खड़े हुए हैं, यहाँ पर कई दिनों से बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अड़े हुए हैं कि जब चयनित कर दिया गया है तो नियुक्ति क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह हम अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। 6800 अभ्यर्थियों को जो है चयनित किया गया है योगी सरकार में आचार संहिता से पहले, लेकिन अभी भी इनको नियुक्ति नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। और ये लोग धूप में बैठे हुए हैं। भले 300 रुपये पार नींबू हो गया हो, लेकिन इनका कहना है कि गला नींबू पानी से नहीं गीला करेंगे, बल्कि हम पानी से, वो देखिए वो पीछे रखा हुआ है, उस पानी को पी पी के गला गीला करके सरकार से लड़ेंगे और सरकार से अपनी बात मनवाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि इतना हौसला कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? सब घर में आराम कर रहे हैं और आप अभी भी इको गार्डन में बैठे हुए हैं। 8-9 महीने होने वाले हैं। देखिए, जैसे आपने कहा कि हौसला कहाँ से लाते हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षक हैं। हम लोग तो हौसला भरने वाले लोग हैं और हमारी कौम ऐसी है कि हम चिल्लाकर अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। भविष्य निर्माता कहलाते हैं हम, राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं हम। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश में हैं कि अपनी नियुक्ति के लिए हमें तड़पना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और इस धूप में, इस कड़ाके की धूप में जब घर से निकलना मुश्किल है, लोग एसी और कूलर में परेशान हैं, हम यहाँ गर्म हवाओं में बैठे हुए हैं। हमारा दोष इतना है केवल कि हम लोग चयनित हैं 6800 में, और चयन के बाद यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। ये चयन ऐसे नहीं आया है, कोई परीक्षा पास करने के बाद नहीं आया है, कोई मानक ऐसा नहीं जो हम लोगों ने पास नहीं किया हो और उस पर खरे ना उतरे हों। और सारे मानकों को पास करने के बाद, एग्ज़ाम पास करने के बाद, योग्य होने के बाद, 8 महीने के संघर्ष के बाद, लाठी डंडे और गाली से नवाजे गए, तब 6008 लोगों को चयनित हुई है। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है प्रदेश का जहां पर हम गए ना हो। बीजेपी का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जहां हमने खटखटाया ना हो, जहां हम गए ना हो। ऐसा कोई संघर्ष का मानक नहीं जिसमें हम लोगों ने पार ना किया हो, चाहे वो ठंडी रही हो, चाहे गर्मी रही हो, चाहे बरसात रही हो। ये इको गार्डन, ये पूरा प्रदेश इस बात का गवाह रहा है कि हमने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष का फल जनवरी 5 को 6800 के रूप में आया और हमें उम्मीद थी कि हमारा चयन हो गया है तो हमें विद्यालय मिल जाएगा, हमें नियुक्ति मिल जाएगी और हम लोग भी राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे और अपने बच्चों को पालने का कार्य करेंगे और अपने सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन 3 महीने हो गए, मार्च और आज अप्रैल का महीना है, कड़कती धूप में हम यहाँ खड़े हैं तो हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो सरकार को बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि हम देश के युवा हैं, शिक्षक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं।
हम सरकार को बनाने और बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जैसे संघर्ष के बाद हमें जो चयन लिस्ट आई 6800 की, हमें नियुक्ति भी मिलेगी और जो हमारा संघर्ष रहा उसका फल जो मिला वह पूर्णतः मिलेगा, क्योंकि अधूरा न्याय अन्याय के बराबर होता है। अभी चयन लिस्ट आई है तो ये अधूरा न्याय ही है, यह न्याय तब पूरा होगा जब हमारी चयन हो जाएगा। अच्छा, अगर बात किया जाए तो आप लोगों का जो मामला था संज्ञान में योगी आदित्यनाथ के आता है, उसके बाद ये 6800 लोगों के चयनित किया जाता है। चलिए मानते हैं कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे उन्होंने गमन किया या आप लोगों के सामने यानी योगी आदित्यनाथ के सामने काला पट्टी उन्होंने बांध दिया था, लेकिन अब नई यानी 2.0 की सरकार, योगी की सरकार फिर से तैयार है और नए शिक्षा मंत्री, तो अभी भी आपको इतना टाइम क्यों लगा रही है सरकार? इसके बारे में कुछ? यही दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि युवाओं को योग्य होने के बाद, चयन में आने के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है, जबकि हमारा केवल एक लाइन का काम है कि शिक्षा मंत्री हमारे समाज से आते हैं। अभी जो पिछले शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा, बार बार चिल्लाकर कहा, संसद में कहा, सड़क पर कहा, टीवी पे कहा, पत्रकारों के सामने कहा कि एक भी पत्र घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन उन्हीं की सरकार, उन्हीं के अधिकारी बाद में कहते हैं हाँ विसंगतियाँ हुई थी और हमें न्याय दिया गया। तो जब हमें न्याय दिया गया तो अधूरा न्याय क्यों? सरकारी वकील जाकर कोर्ट में कहते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई थी, इन बच्चों को 2 साल पहले फर्स्ट लिस्ट में होना चाहिए था। इस 2 साल का जवाब कौन देगा? ये जो हमारा समय खराब हुआ है, जो मानसिक और आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक पीड़ा हमने सही है, इसका जवाब कौन देगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? हालांकि हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम ऐसी बिरादरी से आते हैं, ऐसी कौम से आते हैं कि हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करने के बाद अगर फल मिलता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। आप लोगों को ये सजा क्यों मिलती है? सिर्फ आपको ही क्यों? ये सजा होने का अब ये मानक तो भाई मुख्यमंत्री तय करेंगे कि हमें सजा क्यों मिलती है। शायद हम दलित हैं, पिछड़े हैं, शायद यही कारण हो सकता है कि इस प्रदेश में युवा होने के साथ साथ आपको अपर कास्ट का होना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। शायद यही एक कारण है और मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई मानक नहीं है जो एक जनरल का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कौम से आता हो, हमें से कोई एलर्जी नहीं है, अगर वो उस मानक को पाकर नौकरी कर रहा है तो हमारा दोस्त क्या है? वही मानक तो हमने भी पास किया है, वही एग्ज़ाम जो उनके लिए क्राइटेरिया था वही क्राइटेरिया हमारे लिए भी था। हालांकि जो सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति उनकी है, भले हमारी वो ना हो, लेकिन हम दिमाग में, हम योग्यता में उनसे कहीं कम नहीं है और हमने वो मानक पार किया है और उस मानक को पार करने के बाद यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारा दोस्त को इतना है कि हम दलित हैं, पिछड़े हैं, हम पिछड़े परिवार से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं। शायद केवल एक ये कारण हो सकता है जिस वजह से आज 2 साल के संघर्ष के बाद आज भी हम नियुक्ति से और अपने सम्मान से दूर हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि योगी की सरकार बनी, तुरंत फॉर्म में आ गई और बुलडोजर जगह जगह पे चलने लगा और आप लोगों का कार में अभी भी बुलडोजर तो छोड़िए, कलम नहीं चल रहा है? देखिए, उन्हें जो लगता है कि ज़रूरी कार्य है शायद वही वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बिल्डिंगें गिराना, बुलडोजर चलाना और लोगों के कुछ क्षति पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना अगर ये कार्य है तो वो कार्य कर रहे हैं। उनको लगता है कि शिक्षकों को नौकरी देना शायद ये उनकी प्रायोरिटी में ना हो या उसको सेकंड उस पर रखते हो या बाद में देना चाहते हो, तो उसके लिए वो टाल रहे हैं। लेकिन हम लोग भी लड़ने वाले लोग हैं। अगर 2 साल लड़ सकते हैं हम बरसात झेल सकते हैं, सर्दी झेल सकते हैं, गर्मी झेल सकते हैं, भूख झेल सकते हैं, बीमारी झेल सकते हैं, तो हम और भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हम सरकार का ज़मीनी तौर पर कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बस अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारा हक है, जो हक हमें संविधान ने दिया है, उस संविधान के हक की वजह से आज हम नौकरी में हैं, हमारा चयन हुआ है। हम उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से कि जिस प्रकार से संघर्षों के बाद हमें चयन में हमारा नाम आया है, उसी प्रकार से विद्यालय की लिस्ट में भी हमारा नाम आएगा। तादाद आखिर आप लोगों का भी कम है, ऐसा क्यों? देखिए, 6800 लोग हैं और 6800 परिवारों को आप जानते हैं कि हम किसान परिवार से आते हैं। दलित पिछड़े लोग ज़्यादातर खेती किसानी का कार्य करते हैं, गेहूं कटाई का कार्य इसमें चल रहा है और ज़रूरत हमें नहीं लग रही है कितने लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि अभी नए शिक्षा मंत्री बने हैं संदीप सिंह जी, हमें उम्मीद है कि वो हमारे अभी अगर आप 500 लोग वो बात कहेंगे तब भी और 5 लोग कहेंगे वो तब भी बात उनके पास पहुंचेगी। हमने अपनी बात पहुंचा दी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो हमारे मामले को संज्ञान लेंगे और हमें न्याय देंगे। बेरोजगारी सर पे है पूरी तरीके से, धूप तो आप देख ही रहे होंगे, रोजगार का भी कोई दूर दूर तक आपका दिखाई नहीं दे रहा है। चयनित तो कर दिया गया है लेकिन नियुक्ति पता नहीं कब, तो घर वर कैसे चल रहा है भाई साहब? घर बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि वो तो ये है कि खेती वगैरह है, तो उससे जो हम लोगों की जो बेसिक चीज़ें हैं, दैनिक चीज़ें हैं, आटा चावल गेहूँ, वो सब चीज़ें मिल रही हैं। और हमें लगता है कि अब सरकार ने लोगों को यहीं तक सीमित भी कर दिया है कि आप केवल 5 किलो राशन, तेल, नमक, चीनी लेकर अपना पेट पालिए, इससे ऊपर सोचने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है।
क्यों सरकार क्यों नहीं सोच रही है आपके बारे में? मान लिया जाए गरीबों के बारे में सरकार सोच रही है, लोगों को आटा चावल दाल और घी सब कुछ पहुंचा रही है, लेकिन रोजगार क्यों नहीं पहुंचा रही है? देखिए, शिक्षा जो है वो व्यक्ति के अंदर तर्कपूर्ण बातें तैयार करती है। वो बताती है कि आप अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आप सवाल करना प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए जो कौम शिक्षित नहीं रही है तो वो कौम कभी तर्क नहीं कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है, और जो शिक्षित हो गए वो लोग सत्ताओं से सवाल पूछने लगे। इसीलिए सरकारें चाहती हैं कि कोई मुझसे सवाल ना पूछे। स्थिति क्या है कि वर्तमान समय में स्थिति ये हो गई है कि कोई भी सरकार रही हो वो हमेशा दो वर्ग के लोगों का भला करती है, एक गरीब वर्ग का और दूसरा जो उद्योगपति, अमीर नहीं कह सकेंगे उन्हें उद्योगपति गए। नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम अमित कुमार है। पूरा नाम बताइए। अमित कुमार गंगवार। गंगवार। मोछे नीचे कर दी जाती हैं, पगड़ी जो है उतार दी जाती है, पता है कि नहीं पता है? जी जी बिल्कुल पता है। राजस्थान की घटना है जितेंद्र महंतवाल का, उनकी मूछें रखने पे कुछ समाज के लोगों ने उनको मार दिया, तो वो घटना भी राजस्थान में काफ़ी चल रहा है ये माहौल। तो ये स्थितियां हैं, यही तो विडंबना है जहां देश में आज लोकतंत्र की बातें की जाती हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात की जाती है, लेकिन मूछें रखने पर, बारात में घोड़ी पर बैठने पर, अन्य तमाम चीज़ों पर, और दलित पिछड़े होने की हम लोगों को कितनी बड़ी सज़ा। हम आपको जानकारी दें, 2018 की ये भर्ती है, 2018 में आई थी, आज 2022 आ गया। 4 साल से हम लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। 4 साल हम लोगों ने इस सरकार को झेला है, इनके भ्रष्ट अधिकारियों को झेला है। बुलडोजर तो चला रहे हैं बाबा जी लगातार। बुलडोजर चला रहे हैं, वो राजनीतिक देश भावना में जिनके ऊपर चला रहे हैं वो उनका अपना विषय है, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई, अधिकारियों ने गलती की और गलती करने के बाद उन्होंने कटाफ के मैटर को लेकर फंसा दिया कोर्ट में। 1-1.5 साल भर्ती ये हमारी कोर्ट में अटकी रही कटाफ को लेकर। कटाफ की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी सरकार के साथ मिलके, कटाफ क्लियर हुई तब लिस्ट बनी। जब लिस्ट बन के आई तब उसमें आरक्षण की गड़बड़ियाँ थी, जिसको लेकर हम लोग कई बार अधिकारियों के पास में गए, लेकिन इन अधिकारियों ने हम लोगों को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। क्यों? हम लोग दलित पिछड़े थे, उनके मंत्री भी अपने समाज के थे, उन्होंने किसी भी तरीके से उन्होंने जो फैसला कर दिया, जो लिस्ट बन गई अब बस वही लिस्ट रहेगी, उन्होंने उस पर बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया। तब जाके हम लोगों ने राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग में अपनी दरख्वास्त लगाई कि इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। वहाँ माननीय लोकेश प्रजापति जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही नॉमिनेट किए गए हैं, राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पे 1 साल सुनवाई करी। 1 साल सुनवाई में सारे अधिकारियों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां पहुंचा नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने लिस्ट नहीं दी। तो उन्होंने 75 जिला के बीएसओ को बुला के ये लिस्ट पूछा कि ये बताओ कि आपके यहाँ कितने कितने बच्चे आए हैं। बीएसओ से लिस्ट मंगवाई, उस लिस्ट में देखा कि 27% ओबीसी का आरक्षण पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तब उसमें पाया गया कि इसमें आरक्षण की गड़बड़ियां हैं। 29 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पेशा वर्ग आयोग का आदेश आता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ियां हुई हैं। बुलडोजर नहीं चला, लेकिन बुलडोजर चलिए, आप ये देखिए कि वहां किसी भी अधिकारी ने उसको समझना तक उसको फाड़ के फेंक देते थे। फेंक देते यानी फाड़ के फेंक दिया। क्या कहते हैं, फाड़ कर फेंक देना, बुलडोजर ना चलना। अदर के ऊपर बुलडोजर चल जाता है, गरीब ठेला लगाए तो वहाँ भी बुलडोजर चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और उस घोटाले पर कोई सुनवाई नहीं, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो बुलडोजर चल जाता है, राजनीतिक में जाति सूचक गालियाँ दे दी जाती हैं, हमारे मूछ टाइट कर लेने पे जान से मार दिया जाता है, ये सब हमारी ही कमियां हैं। जब हमको पढ़ना लिखना चाहिए होता है तो हम नवरात्र पूजन करेंगे, कांवर उठाएंगे, भोलेनाथ के दर्शन करने जाएंगे, तो यही होगा। ये हमारे बाप दादा और जो हमारे राजनीति सो कॉल्ड हमारे लिए भगवान माने जाते थे, राजनीति जो पीछे कर गए हैं वो लोग कर गए हैं, उनकी वजह से आज हम दर दर की जो मतलब ठोकरें खा रहे हैं, उनकी वजह से खा रहे हैं। अगर वो लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए बाबा साहब की तरह लड़े होते और ये ना देखा होता, जब उनको देखा कि हमारे ऊपर बहुत विरोध हो रहा है, थोड़ा सा उनसे मिलकर हम अपना काम अच्छा करा लेंगे तो हमारा भी नाम समारोह में हो जाएगा, हमारा भी मामला आगे बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से ये देखिए, ये एक मतलब बहुत विसंगति है कि लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम हैं कौन। पिछड़े वर्ग के लोगों को कौन प्रताड़ित करता है आपके हिसाब से? प्रताड़ित कोई किसी को करे, हम तो कह रहे हैं ना, हम भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, कह तो रहे हैं हम एससी से भी हैं,
हाँ, हमको कोई प्रताड़ित करे। देखिए यहाँ इंसान ये है ना कि जिसका जैसा मुंह वैसा जूता, ये स्वाभाविक सी बात है। करे मुझको परेशान, मैं हूँ तो पिछड़े वर्ग से हूँ, कुर्मी से समाज से आता हूँ, कोई करे, क्योंकि हमने कभी सीखा नहीं है ना झुकना। आज होता हम लोग तो भगवा पहन के घूमते होते, चाटू काटता कर, तो हमारा बच्चा भी कभी अगर जब वो भी बड़ा होगा तो कभी किसी के खिलाफ बोल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने ये किए। तो हमारे बाप दादा ऐसे नहीं किए हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बगावत किए हैं, लड़े हैं। और स्थिति ये है कि मैं अगर ये जान रहा हूँ कि हमारे भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, अगर उसके लिए मैं ना लड़ता तो अपने जीवन भर अपने आप को कोसता कि एक मौका था अपने समाज को, ये अपने समाज के सामने ये साबित करने का कि मैं उस समाज का हीरो हूँ, उस समाज के लिए लड़ सकता हूँ। तो तब मैं साबित नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ इस वजह। यही चीज़ नहीं समझ में आता है कि देखिए मान्यवर काशीराम जी जो है यही लड़ाई लड़े हमेशा, चंद्रशेखर रावण है वो भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं, मायावती जी हैं वो भी, बहुत सारे लोग हैं, पवन राव अम्बेडकर है, प्रकाश राव अम्बेडकर है, ये सारे लोग जो हैं लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आखिर इतना पीछे क्यों रखा गया है, क्यों पीछे है दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग? ये वही बता रहे हैं ना, जो ये पिछड़ा के साथ वर्ग लगा है, जैसे हम ये समझ रहे हैं ना कि हम पिछड़े हैं, लेकिन जब अगर हम ये बोल दें ना कि पिछड़ा वर्ग, तो एक समुदाय हो जाता है। तो वो जो वर्ग वाला शब्द है ना, वही हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इतना बड़ा आंदोलन लखनऊ की धरती पे किए, पूरा देश जान गया, और सो कॉल हम लोग जीते भी, लेकिन कोई पिछड़ा समाज सड़कों पे निकला, कहीं होर्डिंग लगवाया, कहीं हमको बधाइयाँ दी, कहीं बुला के बड़े मंच पे ये कहा कि अमरिंदर है या इसकी टीम है, उसने लड़ाई लड़ी, जीता और ये समाज के लिए बहुत आगे जाएगा, नहीं करेगा। यही आप दूसरे समाज के लोग होते तो अब तक बता रहे कितने के सरों पे घूम रहे होते। आप यही हैं पूजा शुक्ला, आप भी बहुत अच्छे से उनको जानते होंगे। वो उत्तरी विधानसभा, लखनऊ उत्तर विधानसभा चुनाव वही कह रहे हैं, इस कदर लाठियाँ नहीं खाई थी कि जब काला झंडा दिखाई थी उसी में कितने पिछड़े दलित बहुत मार खा गए थे। लेकिन क्या हुआ, पूजा शुक्ला का घर बनवाया गया, उनके समाज के द्वारा उनको इस्टेब्लिश किया गया राजनीति में। अखिलेश के साथ भी जो उनके समाज के लोग रहते थे, ये कहा गया कि पूजा शुक्ला मेरे समाज के हीरो हैं, इनको आप टिकट दीजिए। अंततोगत्वा विधानसभा चुनाव लड़ी। हम लड़ सकते हैं क्या? पूजा शुक्ला हमारे अगर इतना हमारे मतलब 100% अगर 5% काम की हो, 5% पूरे प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला नहीं होगा जहां अखिलेश यादव का हम लोगों ने प्रचार नहीं किया, अखिलेश यादव जी के लिए नहीं लड़ा। यानी आपका मानना है कि आप लाठी से पूरा शरीर, लाठी खा खा के पूरा शरीर लहूलुहान हो जाए, आपका नहीं दर्ज होगा वहाँ पर, लेकिन अगर यही शुक्ला, पंडित, तिवारी ये सब हों तो उनका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। सीधे मैं एक नमूना बता रहा हूँ कि पूजा शुक्ला ही क्यों, आखिर जब उस आंदोलन में वहाँ पे पूजा शुक्ला, ये उनके समाज के वो अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर। लोग जागरूक नहीं हैं आपके आज भी? बिल्कुल नहीं जागरूक है। हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि हम किसी के पीछे खड़े हों। हाँ, सब ये चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे लोग मतलब वो रहें, लेकिन हमारे घर का बच्चा लड़ाई लड़ने ना जाए, हमारे बच्चा आर्मी में ना जाए। वो महज एक नौकरी के लिए अपने बेटे को भेजते हैं, मजबूरी है रोजगार के लिए। एक्चुअल अगर देशभक्ति के लिए भेजना हो या ये कहना हो कि नहीं जाके तुम आवाज़ उठाओ, तो ये नहीं कहेंगे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा बेटा ना करे कि जाए साला लाठी खाएगा, ये है पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा। अरे क्यों नहीं करेंगे यार? हम अपने हक अधिकार के लिए जिस दिन बोलना नहीं सीखेंगे, हमें कह रहे हैं अच्छा ये बताइए भाजपा सरकार बन गई, लोकतंत्र है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसी क्या आफत है कि हम उनके खिलाफ धरने में नहीं बैठ सकते? हम ये नहीं कह सकते योगी जी आप अभी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, मैं बोलूँगा यार, क्यों दलाली थोड़ी नहीं करूँगा। यही होगा ना कि मुझे थोड़ा कष्ट के साथ गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हमारे हिसाब से रॉयल फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, क्या ज़रूरत आपको आन पड़ी कि आप लोग यहाँ पर और लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, लोगों की नहीं लड़ाई, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और लोगों को जगा रहे हैं कि देखो आपका हक अधिकार हर जगह छीना जाता है, और जैसे हम लड़ रहे हैं वैसे आप भी लड़िए। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब एसी में बैठे थे और सारी चीज़ें कर डाले थे। बाबा साहब एक नहीं 1000 बार है भावना छुए थे, कहीं पानी नहीं छूने देना है, कभी कमरे किराए पर नहीं मिलेगा, कभी ये नहीं होगा, कभी वो नहीं, तमाम चीज़ें। अगर वहीं एक स्टेप में रह गए होते हटाओ यार, अब हम थोड़ी नहीं मूवमेंट रखेंगे, हम जाति चमार से हैं, अगर फिर बोलेंगे कि कहीं आंदोलन करेंगे तो फिर से हमारे ऊपर लोग ट्रोल करने लगे। वो चाहते तो चीज़ें अपनी छुपा लेते,
कि नहीं छुपाए ना, कि अगर मेरे ऊपर नहीं होगा, जैसे मैं ये जान रहा हूँ ना कि अगर मैं आराम से घर बैठूँगा, चीज़ें होंगी, तो ये इन लोगों का दर्द कैसे पहुँचेगा। हाँ, और फिर वही लोग हमेशा से आरक्षण छीनी जाएगी और पूरे कागजी कार्रवाई में ये होगा कि 1994 रिजर्वेशन रूल का बाकायदा पालन हो रहा है, हमारी सरकार ये है, तो हमारे लोग वोट देते रहेंगे और उन्हीं से एक स्थिति ये हो जाएगी कि हम जैसे बोलना हमारे लिए दुश्वार हो जाए। अभी वो स्थिति में हम नहीं हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे समाज पढ़ा लिखा लोग है, थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। और इस बार तो हम लोगों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो किचन को छोड़कर इको गार्डन में बैठी हुई हैं, तो हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग किचन छोड़ के, घर छोड़ के इको गार्डन में बैठी हुई हैं। इधर भी जब से सरकार का गठन हुआ है 14 दिन हो चुके हैं आपको, तो क्या कहना चाहेंगे? भैया, हम लोग का ये स्थिति ये है कि हम पढ़ लिख करके चयनित हो करके, हमारे भाइयों ने इतनी लड़ाई लड़ी है, उस वजह से वो लिस्ट निकली और हम लोग चयनित हो चुके हैं। अब इस समय ये हो रहा है कि चयन के बावजूद भी हम लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरीके से परेशान हो रहे हैं। बच्चा छोड़ के घर आते हैं इतनी धूप में, यहाँ ये उम्मीद लगा करके आते हैं बाबा जी कभी तो सुनेंगे हम लोग की, कि अगर न्याय दिया तो उसे पूरा कर देंगे। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ आते हैं। उनको रोज़ यही होता है कि बाबा जी से गुहार लगाई जाती है कि बाबा जी हम लोग की सुनिए, हम लोग को न्याय दे दीजिए। अब बाबा जी हैं कि सुनते ही नहीं है, पता नहीं उन्होंने कान में रुई डाल रखी है या सुनना ही नहीं। उनको दिखाई तो देता है बड़ा बाकायदा, जो है कोई सा भी मुद्दा होता है तुरंत बोल देते हैं, बाबर के भाई भी बन जाते हैं तुरंत। देखिए भैया, दिखाई तो सब कुछ दिख देता है, लेकिन देख करके आंखें बंद कर लेना, ये भी तो एक होता है कि हम देख रहे हैं लेकिन हम देख के आंखें बंद कर ले रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बाबा जी से बस यही कहना चाहते, जिस तरह उन्होंने हमारी 6800 की लिस्ट निकाली है, उसी तरह हमें जिला आवंटन करके हमारे विद्यालय में हमें पहुंचा दे। बस इनसे हमारी विनती यही है। तो ये लखनऊ का इको गार्डन है और यहाँ पर इन लोगों से मैंने बात किया कि क्या है दुख और दर्द और किस तरीके से बयां करना चाहेंगे, सरकार को कैसे बताना चाहेंगे, इनसे हमने बात किया, इन्होंने बताया। हमारे साथ देखते रहे 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।